मैं 100%, मैंने एक दो बार और कहा कि अगर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वक्फ संशोधन बिल पर बवाल है और कानून की संवैधानिकता पर विपक्ष के सवाल हैं और सवालों का ये सिलसिला अब देश की सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून के हर पहलू को जांच और परख रहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है और ऐसे में वक्फ कानून के लिए बनी जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर कानून असंवैधानिक निकला तो वो इस्तीफा दे देंगे। मैं 100%, मैंने एक दो बार और कहा कि अगर जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो जो कहा जा रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या मतलब वो कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता को मतलब इस पे हस्तक्षेप करता है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए करीब 70 याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट महज 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। इन 5 याचिकाओं में हैदराबाद सांसद असुद्दीन ओवैसी की याचिका भी शामिल है। ओवैसी वक्फ कानून के लिए बनी जेपीसी के मेंबर भी थे, लेकिन वो पहले दिन से ही वक्फ अधिनियम की खिलाफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दिया। हमारी पार्टी का और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये स्टैंड रहा है कि ये पूरा कानून काला कानून है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, 25 और 26 और 29 हो। तो ये जो इंटरिम ऑर्डर है इससे हटकर हम इसको कॉशियसली देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे रूल्स बनाएगी जिससे वक्फ कमज़ोर होगा, वो फेडरलिज्म का भी वायलेशन होगा। कलेक्टर आज भी किसी मुतवल्ली को ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप इस तरह का काम करो जो उस मुतवल्ली और उसके वाकिफ के खिलाफ होगा। अगर नहीं सुनेगा तो जेल को जाएगा। तो इसमें ऐसे कई प्रोविजंस है, सेक्शंस हैं जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर रहे हैं। तो एक लीगल बैटल तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, हमारा प्रोटेस्ट भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ पूरे लॉ के खिलाफ हम लोग हैं। वक्फ कानून सड़क से लेकर संसद और अब सुप्रीम कोर्ट तक जिरह जारी है। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने वक्फ कानून को देश का कानून बताया है। कानून पार्लियामेंट ने बनाया 12-12 घंटे चर्चा के बाद, और अब उसको हमारे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब वक्फ कानून लॉ ऑफ द लैंड, देखिए उसके इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दाखिल किया था पिटिशनर ने कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करता है, या वक्फ बाई ईयर ख़त्म होने पर हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, या इसमें डीएम की क्या भूमिका होगी, या वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं। ये इशू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही एड्रेस कर दिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। अगली सुनवाई से पहले कोर्ट की 3 बड़ी सुनवाई क्या है वो जान लीजिए। वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वो वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि जिस वक्फ बोर्ड के अधिकारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उसको लेकर जगदम्बिका पाल बहुत पहले से ये दावा करते आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं, बल्कि ये केवल वक्फ की जमीन की देखभाल करने के लिए है। जगदम्बिका पाल ने वक्फ बाय यूजर को लेकर जेपीसी की राय को भी क्लियर किया है। बोर्ड कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी राज्य में वक्फ की प्रॉपर्टी की देखरेख करने वाली वक्फ एक्ट के अंतर्गत बनाई हुई एक बॉडी है, जिसमें और इसका फैसला यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वाकिफ मुस्लिम सब राजस्थान में हो चुका है कि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, रिलीजन बॉडी नहीं है, चाहे ये वक्फ की प्रॉपर्टी देख रेख करता है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है। दिल्ली वर्सेज शाह मोहम्मद में हो चुका है। तमिलनाडु वर्सेज वक्फ बोर्ड में हो चुका है। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेज नज़ीर अहमद में हो चुका है। वक्फ बाई यूजर में हमने रिट्रोस्पेक्टिव ख़त्म किया है। अमेंडमेंट में केवल प्रोस्पेक्टिव है। अगर पुरानी मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान या है, वहाँ पे अगर नमाज पढ़ी जा रही है
तो वो वक्फ की रहेगा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो विरोध हो रहा है ये सियासी तौर से हो रहा है। आज भी वो वैसे ही कहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं साबित किया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने केवल इन बिंदुओं को उठाया, बाहर कहेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को हस्तक्षेप है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना। बस केवल एक सरकार को उनके जवाब को सुनने के लिए 7 दिन का समय दिया है और 73 पिटीशंस हुई हैं। तो उसमें दोनों पक्षों को कहा है, चाहे वक्फ के फेवर में, चाहे वक्फ संशोधन के या विरोध में, 5-5 वकील निर्धारित कर ले, जिससे कि फिर 7 दिन सरकार का, 5 दिन उनको। तो साफ है कि जो एक इंटरप्रिटेशन और समीक्षा करने का अधिकार है उसके अंतर्गत सुनवाई कर रहे हैं। बीजेपी लगातार वक्फ कानून को लेकर विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी वक्फ कानून को पिछड़े मुसलमानों और महिलाओं के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कानून बता रही है। साथ ही विपक्ष पर मुसलमानों से इस अवसर को छीनने के आरोप भी लगा रही है। तो एक सामान्य प्रक्रिया माननीय न्यायालय करता है। अब जहां तक वक्फ बोर्ड पर न्यायालय के निर्णयों का या इसका तमाम चीज संदर्भ आता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, इनके अधिकारों का बड़ी अच्छी तरीके से वर्णन किया हुआ है। वक्फ बिल अब एक विधेयक बन चुका है और विधेयक के संबंध में क्या अधिकार होते हैं, ये एक विश्लेषण का प्रश्न होगा। लेकिन ये जरूर है कि ये बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन, जो वंचित, जो पिछड़ा, जो महिला, जो तलाकशुदा महिला, वृद्धा मुस्लिम महिला हैं, उनके लिए वरदान रहा है। और विपक्ष उस अधिकार को मुस्लिम वर्ग से छीनने की चेष्टा कर रहा है। वो नहीं चाहता ये पढ़े लिखे हों, नहीं चाहता कि महिलाओं की दशा सुधरे, नहीं चाहता कि मुस्लिमों के जो वंचित और पिछड़े हैं वो भी आज उन्नतशील बने, प्रगतिशील बने। वक्फ कानून पर अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। सरकार 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब दाखिल करेगी। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 मई की तारीख तय की है।